हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। आज हम लोग पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रीडिंग द हिस्ट्री। हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि इतिहासकार इतिहास को किस तरीके से पढ़ते हैं, हमें इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है, आखिरकार इतिहास को पढ़ने के तरीके क्या है। हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि इंसान की पैदाइश होने के बाद दुनिया पर वो चार कौन से ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस थे जिनके बारे में जिक्र इतिहासकार करते हैं। हमारा ये चैप्टर आने वाले सेकंड चैप्टर जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एक लिंक होगा। तो आइए दुनिया और हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में कुछ अनहोनी और कुछ नई चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला सवाल जो हमें पूछना है वो ये है कि हाउ डू वी रीड हिस्ट्री, कि हिस्ट्री को पढ़ा कैसा जाता है। जो हिस्टोरियंस है वो हिस्ट्री को किस तरीके से एक क्रोनोलॉजी में या फिर किस तरीके से वो हिस्ट्री का टाइमलाइन सेट करते हैं, हमें इतिहास के बारे में किस तरीके से पता चलता है। देखिए, इसके तो कई प्रोसेसेस हैं, इसके कई मेथड्स हैं, लेकिन यूनिवर्सली चंद एक्सेप्टेड मेथड्स हैं जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए। पहला है न्यूमिस्मैटिक्स, यानी कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी कि उस ज़माने के एंशिएंट ज़माने के जो कॉइन्स हुआ करते थे उन्हें पढ़ने की वजह से हमें उस वक्त के इकोनॉमी या एग्रीकल्चर या सोसाइटी के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने को मालूम होती हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वो है न्यूमिस्मैटिक्स, दैट इज़ स्टडी ऑफ कॉइन्स। हमारा दूसरा तरीका है इतिहास को पढ़ने का एपिग्राफी, जिसे द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस भी कहा जाता है। यानी पुरातत्वकालीन जो इंसान या राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो इंस्क्राइब किया करते थे स्टोन्स पर या फिर रॉक्स पर या रॉक एडिक्ट्स जिसे हम कहते हैं, तो उन पर इंस्क्रिप्शंस करने की वजह से आज इतिहासकार जो है वो इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। हम आगे के चैप्टर्स में भी इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला है न्यूमिस्मैटिक्स, दूसरा है एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जो कि ज़्यादातर एक स्टोन पर या फिर एक स्टोन टैबलेट पर लिखे जाते थे। तीसरा है पेलियोग्राफी, जिसे स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। इंस्क्रिप्शंस पर लिखी हुई चीज़ को पढ़ना अगर एपिग्राफी है, तो इंस्क्रिप्शंस में यूज़ किए गए उन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना ये पेलियोग्राफी है। तो इनसे भी, इन लैंग्वेजेस को या फिर इन सिंबल्स को, सिग्नल्स को समझने पर भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि वेल वर्स्ड या फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में मॉडर्न हिस्टोरियंस जिसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है रेडियो कार्बन डेटिंग। तो ये जानते हैं कि ये मेथड क्या है। इट इज़ अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटीरियल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो कार्बन, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। It can be used to determine the age of excavations up to a maximum of 5600 years। यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल इंसानों का या फिर जो भी जिंदा जीव उस वक्त हुआ करते थे उनमें जो कार्बन की तादाद होती है उसे ट्रेस करके उस ऑब्जेक्ट के एज को जो है डिफाइन किया जा सकता है, ट्रेस किया जाता है। इस रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके आप 5500 पुरातत्व चीज़ों के बारे में या फिर उस वक्त के माहौल के बारे में पता कर सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू वेज और मेथड्स हाउ विच हिस्टोरियंस रीड हिस्ट्री। पीरियड्स इन हिस्ट्री, तो यूनिवर्सली हिस्टोरियंस जो है वो हिस्ट्री को जो है वो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल। ये तो हम बखूबी जानते हैं, लेकिन ये टेक्निकल डिवीजन किस तरीके से होता है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, यानी कि जो लिखत हमें मिलती है, यानी कि एक रजिस्टर्ड या फिर रिकॉर्डेड हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं एक स्क्रिप्ट के अनुसार, या फिर अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी, यानी कि एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से, यानी कि एक टाइमलाइन के हिसाब से इतिहास को जो है वो अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। आइए इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी करते हैं। एज पर क्रोनोलॉजी, तो आइए देखते हैं कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से इतिहास को कितने डिविजन्स में या फिर पीरियड्स में बांटा जाता है। पेलियोलिथिक या ओल्ड एज, ये सबसे पहला पीरियड या फिर सबसे पहला एज जिसे हम कहते हैं। फ्रॉम 5 लाख BC टू 8000 BC, बेस्ड ऑन द यूसेज ऑफ टूल्स इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक एज, यानी कि जो एंशिएंट मैन हुआ करता था वो इसी एज का था। अभी फायर या फिर आयरन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो 5 लाख BC से लेकर 8000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट तक जो था, इस एज को हिस्टोरियंस एज पर क्रोनोलॉजी उसे पेलियोलिथिक या ओल्ड एज भी कहते हैं। मीसोलिथिक और लेट स्टोन एज, फ्रॉम 8000 BC टू 4000 BC, तो 8000 BC तक अगर पेलियोलिथिक एज है तो 8000 BC से लेकर 4000 BC तक उसे मीसोलिथिक या लेट स्टोन एज भी कहा जाता है। यहाँ पर टूल्स जो है ऑफ दिस एज आर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स एंड फायर वॉज डिस्कवर्ड इन दिस
एज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के माइक्रोलिथ जो है वो किस ज़माने में या फिर किस पीरियड में पाए जाते थे, तो आंसर है मीसोलिथिक। एंड इवन द फायर वॉज डिस्कवर्ड इन विच एज, तो उसका आंसर भी है मीसोलिथिक एज। नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज, फ्रॉम 4000 BC टू 1800 BC, यूज ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स। यहाँ पर क्रूड स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ पर शार्प स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ पर पॉलिश स्टोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि एक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा इंसानी साइकोलॉजी में और इंसानी एनाटॉमी में और इंसानी साइकोलॉजी में कि वो जिस तरीके से ज़िंदगी जीता है। आखिरी या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है वो है चालकोलिथिक और कॉपर एज, फ्रॉम 1800 BC टू 1000 BC। कॉपर वॉज यूज्ड इन दिस एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉल्स इन दिस एज। तो चालकोलिथिक या कॉपर एज इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि एक फुल फ्लेज्ड इंसानी सेटलमेंट इसी एज से शुरू होता है, जहां पर कॉपर की डिस्कवरी होती है और वेल सेटल्ड अर्बन सेटलमेंट्स सच एज इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी एज का एक हिस्सा बनते हैं। एज पर स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट के हिसाब से हिस्ट्री का किस तरीके से डिवीजन हो सकता है। प्री हिस्ट्री, ऑल हैपनिंग्स रिकॉर्डेड बट कैन नॉट बी अंडरस्टूड और एक्सप्लेनिंग, वो सभी हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड किए गए हैं लेकिन वो ना ही समझ सकते हैं या फिर किसी को समझा सकते हैं, तो उसे प्री हिस्ट्री कहा जाएगा। प्रोटो हिस्ट्री, रिटन रिकॉर्ड्स एंड स्क्रिप्ट एग्जिस्ट बट नॉट डेसिफर्ड, जो ज़्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट जो है वो इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। हमारे पास उसके रिटर्न रिकॉर्ड्स तो हैं लेकिन वो डेसिफर नहीं किए गए। हिस्टोरिकल प्रीव्यू, एज सिंस व्हेन रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट एंड ह्यूमंस क्लियरली नो अबाउट द टाइमलाइन, यानी कि वो क्रोनोलॉजी या फिर वो स्क्रिप्ट जहाँ से इंसानों ने अपने स्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व रखा और फिर उनके स्क्रिप्ट्स को समझने की क्षमता आज का ज़माना रखता है, यानी कि उनके स्क्रिप्ट्स डेसिफर भी किए गए हैं और एक क्रोनोलॉजी में भी पाए गए हैं। द 4 ग्रेट सिविलाइजेशंस, तो इंसान यानी कि एंशियंट मैन जो था उसके पैदा होने के बाद दुनिया में जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, एंशियंट सिविलाइजेशंस, उनमें 4 सिविलाइजेशंस का रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि हिस्टोरियंस यूनानिमसली मानते हैं कि दुनिया भर में ये 4 ग्रेट सिविलाइजेशंस थे। तो आइए उनके बारे में जानकारी करते हैं। पहला है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दूसरा है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तीसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन और चौथा है चाइनीज सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बात करते हैं। आप मैप देख सकते हैं, ये ईरान का एरिया है, ईरान, इराक, ये देखिए आप टर्की देख सकते हैं, ये सीरिया है यहाँ पर। तो अरेबियन पेनिनसुला या फिर ईरान, इराक, सीरिया के बीच का जो ये हिस्सा था, जो रिवर यूफ्रेटिस और टिग्रिस के बीच होता था, उसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अर्बन प्लैंड सिविलाइजेशंस अलॉन्ग विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम आगे के लेसन्स में इसके बारे में भी बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड रूट्स जो थे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से कनेक्टेड थे। तो आइए इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। सिचुएटेड विद इन द टिग्रिस यूफ्रेटिस रिवर सिस्टम, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है कि जितने भी ग्रेट सिविलाइजेशंस आपको मिलेंगे उनका कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो एक रिवर से ज़रूर होता है, क्योंकि पानी जो है इज़ सस्टेनिंग फॉर्म और सस्टेनिंग एनर्जी फॉर लाइफ। तो जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस थे उनका रिलेशन किसी न किसी रिवर से होगा। तो पहला जो सिविलाइजेशन हम देख रहे हैं मेसोपोटामिया, वो रिवर टिग्रिस और यूफ्रेटिस के रिवर सिस्टम के आसपास था, अभी जो आपने मैप में देखा। इन मॉडर्न डे रफली करस्पॉन्डिंग द मोस्ट ऑफ इराक, कुवैत, द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सीरिया, साउथ ईस्टर्न टर्की एक्सेट्रा। तो मिडिल ईस्ट के जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर स्प्रेड हुआ था ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। The Sumerians and Akkadians, including Assyrians and Babylonians, dominated Mesopotamia from the beginning of written history. तो सुमेरियंस और अकेडियंस नाम के एक डायनेस्टी वहाँ पर रहती थी। डायनेस्टी नहीं, अगर इसे आप एक फैमिली कहें या फिर एक ट्राइब की तरह देखें तो बेहतर होगा। तो सुमेरियंस और अकेडियंस जो थे वो वहाँ पर रहते थे। वन ऑफ द मोस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सिस्टम और किंगडम्स इन्हें माना जाता है आज के ज़माने में भी। इट फेल टू अलेक्जेंडर द ग्रेट इन 1332 BC। तो ये था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन जो ग्रेट सिविलाइजेशन माना जाता है वो। आप पिक्चर देख सकते हैं कि इजिप्ट का हिस्सा यहाँ पर है, लोअर इजिप्ट आप देख सकते हैं, ये रिवर नाइल है दरअसल। एक पूरा नॉर्थ अफ्रीकन जो है वो हिस्सा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी देखने को मिलता है, जहाँ पर जिबौती जैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। तो आइए जानते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में।
इट वॉज द सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट नॉर्थ अफ्रीका, बिल्कुल हमने अभी देखा, कॉन्सेंट्रेटेड अलॉन्ग द लोअर रीचेस ऑफ नाइल रिवर, सिचुएटेड इन द प्लेस दैट इज नाउ कंट्री इजिप्ट। तो आप देख सकते हैं कि रिवर नाइल के आसपास ही ये एरिया सिचुएटेड था। जैसे कि हमने देखा कि हर ग्रेट सिविलाइजेशन किसी न किसी रिवर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मेसोपोटामियन टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर से जुड़ा हुआ था, इजिप्शियन रिवर नाइल से। द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट अकर्ड एज अ सीरीज ऑफ स्टेबल किंगडम्स। तो देखिए एक अहम बात के दूसरे सिविलाइजेशंस में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस आए हुए थे, इन्वेजन्स हुए थे, डिफीट्स हुए थे, वॉर्स और बैटल्स हुए थे, लेकिन इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इन सभी के कारण होते हुए भी एक स्टेबल किंगशिप आपको देखने को मिलेगी, एक स्टेबल किंगडम उन्होंने बनाया था। तभी तो आज भी जो है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन एक मार्वलस ह्यूमन अचीवमेंट की तरह देखा जाता है। आपने कई मूवीज़ भी इस पर देखी होंगी, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, कई ऐसे मार्वलस स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनवाए। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन वॉज वेरी वेल नोन फॉर दैट, separated by periods of relative instability known as intermediate periods. One of the most cultural and traditionally rich civilizations known to mankind. बिल्कुल चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तो आइए चाइनीज़ सिविलाइजेशन के भी बारे में बात करते हैं। आप मैप में देख सकते हैं कि दरअसल ये आज का मॉडर्न चाइना है, लेकिन चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो है वो ज़्यादातर इस हिस्से में था। हालांकि ये एक्चुअल किंगडम का एरिया नहीं या फिर एक्चुअल एरिया नहीं है, क्योंकि ये शिफ्ट होता था इन सभी एरियाज़ में। लेकिन कहीं ना कहीं ये एंगस्टे रिवर जिसे हम कहते हैं, जो चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, ये इसी रिवर सिस्टम से जुड़ा हुआ था। येलो रिवर और यंगस्टे रिवर के आसपास ये चाइनीज़ सिविलाइजेशन फ्लरिश करता था। The earliest known written records of the history of China date from as early as 1250 BC from the Shang dynasty। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये रेड आप जो एरिया देख सकते हैं दरअसल शैंग डायनास्टी का हिस्सा था। However, Neolithic civilizations originated at various cultural centers along both the Yellow River and Yangtze River। तो दो रिवर सिस्टम्स के आसपास जो है चाइनीज सिविलाइजेशन फ्लरिश करता था। These Yellow River and Yangtze civilization arose millennia before the Shang। यानी कि सच्चाई ये थी कि शैंग के जो किंगडम आपने जो अभी देखा रेड कलर मार्क, तो उससे पहले भी जो था वो चाइनीज सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसके रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें समवेयर अराउंड 1218 या 1215 BC से शैंग डायनेस्टी से मिलते हैं। तो चाइनीज सिविलाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशंस ऑन प्लैनेट अर्थ। With thousands of years of continuous history, China is one of the world's oldest civilizations and is regarded as one of the cradles of civilization। हम अगले चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी रीडिंग द हिस्ट्री के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।